हेलो फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो हमारा डेडिकेटेड रहेगा कि JWT ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन कैसे वर्क करता है। तो इसके लिए पहले मैं आपको रन करके दिखाऊंगा कि होता क्या है JWT ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में, कैसे टोकन और रिफ्रेश टोकन जनरेट होता है, हेडर में कैसे बियरर टोकन दिया जाता है और कैसे फिर फर्दर रिक्वेस्ट उस टोकन के बेसिस पे ऑथराइज होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। देन हम कोड पे जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप एक शॉर्ट वे में जल्दी से देखेंगे कि कैसे JWT ऑथेंटिकेशन हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आपको मेरे साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है ना, मैंने एक एंड पॉइंट बना रखा है। इन सब चीज़ों में कोड में आपको गिटहब रिपोजिटरी पे दे दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक, पहले देख लो कि मैं कर क्या रहा हूँ। ठीक, एक एंड पॉइंट मैंने बनाया, साइन अप एंड पॉइंट बनाया। तो ये क्या करेगा कि एक मतलब आप समझो कि आपके एक यूजर को हम साइन अप करवा रहे हैं, फिर उसी यूजर को हम लॉगिन करवाएंगे, फिर उसी यूजर को किसी एंड पॉइंट का एक्सेस देंगे और चेक करेंगे कि क्या वो टोकन से, JWT टोकन से उस एंड पॉइंट को एक्सेस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कुछ बेसिक चीजें, एक ये एंड पॉइंट बना लिया और डेटाबेस चेक कर लेते हैं। डेटाबेस में एक रजिस्ट्रेशन नाम का मैंने स्कीमा बना रखा है। ये dbeaver यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे ऐसे स्कीमा पर राइट क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन स्कीमा अपना बना सकते हो। ठीक है, क्रिएट टू स्कीमा पे जाते हैं। तो अब देखते हैं रजिस्ट्रेशन स्कीमा को रिफ्रेश करके एंड यूजर, ये हमारा टेबल है जिससे हमको कंसर्न होना चाहिए। यहाँ पे एंड यूजर टेबल में ईमेल और पासवर्ड आएगा। ठीक है, और उसका जो भी यूजर का रोल रहेगा वो रोल आ जाएगा। चलो, अब साइन अप करेंगे। तो ईमेल और पासवर्ड में मांग रहा हूँ यूजर से, उसने दिया यूजर वन और पासवर्ड दिया पासवर्ड। ठीक है, साइन अप किया मैंने। तो एक यूजर साइन अप हो गया, हमें कुछ ऐसी डिटेल्स मिली, आईडी बना दिया, ईमेल पासवर्ड रोल, एनेबल्ड थ्रू अथॉरिटीज, यूजर नेम, अकाउंट एक्सपायर्ड, अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड, क्रेडेंशियल नॉन एक्सपायर्ड, अकाउंट नॉन लॉक। अब ये सारी जो डिटेल्स हैं, ठीक है, ये सारी हमने दी भी नहीं थी और हमें कहाँ से मिली ये भी मैं बताऊंगा। ये हमें मिलती है स्प्रिंग सिक्योरिटी के यूजर डिटेल्स से। ठीक है, तो फॉर नाउ अभी हम, आप इतना देखो कि हमारा एक यूजर जो है यूजर वन नाम का साइन अप हो गया। ठीक है, अब इसी यूजर वन नाम के यूजर को लॉगिन करा के देखते हैं। तो एक एंड पॉइंट मैंने रिक्वेस्ट बना रखा है, पोस्ट रिक्वेस्ट लॉगिन नाम की। ठीक है, तो अब इस लॉगिन नाम की रिक्वेस्ट पे हिट करके देखेंगे कि क्या हमारा लॉगिन चल रहा है कि नहीं। तो इसको साइड अगर ये चलेगा तो ये डेटाबेस में जाके चेक करेगा कि क्या हमारे डेटाबेस में यूजर वन नाम का यूजर है, तो हाँ उसको मिल जाएगा ऐसा यूजर। और अगर ऐसा है तो ये उसके लिए टोकन जनरेट कर देगा जिसे हम कहते हैं JWT टोकन। उस टोकन में उसका यूजर नेम रहेगा, कब बना वो टोकन उसका टाइम स्टैम्प रहेगा, कब एक्सपायर होगा वो टोकन उसका टाइम स्टैम्प रहेगा, और उसके क्लेम्स रहेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें साइन इन के बाद आनी चाहिए हमारे पास। टोकन जनरेट होना चाहिए। ये एक टोकन आ गया। ठीक, ये है JWT टोकन। ठीक है, इसी की सारी कहानी है। और ये रिफ्रेश टोकन भी JWT टोकन ही है, बस ये दोनों सगे भाई हैं। इसका नाम टोकन, इसका नाम रिफ्रेश टोकन है। ये ऐसा होता है कि जब आप एक्चुअल एप्लीकेशन में जब इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो एक बार लॉगिन मैंने कर लिया। ठीक है, अब मैं कोई भी और रिक्वेस्ट पे जाऊंगा तो मुझे बार बार लॉगिन नहीं करना होगा, मुझे बार बार यूजर नेम पासवर्ड नहीं देना होगा। वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली इस टोकन को मेरे हेडर में सेंड करती जाएगी और एक फिल्टर रहेगा जो इस हेडर को जल्दी से रीड करके देख लेगा कि तुम ऑथेंटिक यूजर हो, तुम्हारा टोकन वैलिड है, तो आगे काम करो। अगर ऐसा नहीं है तो तुम बाहर जाओ। और जब एक्सपायर होने वाला रहेगा तुम्हारा टोकन और तुम तब भी काम कर रहे हो एप्लीकेशन पे, तो ये जो रिफ्रेश टोकन है, ऐसा लॉजिक बैकएंड पे लिखा जाएगा कि इस रिफ्रेश टोकन से जल्दी से एक नया टोकन बना के तुम्हारे हेडर पे सेट कर दिया जाए, ताकि तुम काम करते रहो। ऐसा नहीं कि आधे घंटे बाद तुम काम कर ही रहे हो और लॉग हो जाए। ऐसा तो बिहेवियर आपने नहीं देखा होगा किसी एप्लीकेशन। ठीक है, तो अ, इतनी चीजें हो गई। अब ये देखते हैं कि चलो इस टोकन को उठा के मैंने एक एंड पॉइंट बनाया है। देखो, एक चीज दिखाता हूँ। ये जो है इसका रोल जीरो है। जीरो मीन्स जीरो मीन्स यूजर रोल है। और एक और यूजर बना के दिखाता हूँ आपको, एडमिन यूजर।
इसका नाम है एडमिन 1। इसको एडमिन रोल मिला है, ये देखो एडमिन। ठीक, अब एडमिन रोल डेटाबेस में 1 से आएगा, जो इसका ऑर्डिनल है। ये एक इनम है, तो इनम का जो ऑर्डिनल, जो एक तरह से हमारे जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में मैंने वो इनम्स बनाए, उस ऑर्डर में ये रोल है। तो 0 मतलब यूजर रोल, 1 मतलब एडमिन रोल, इतना समझो। मैं अभी सारा चीज आपको दिखाऊंगा इस रोल। तो अब जो यूजर है, ठीक है, उसको मैंने ऐसा सेट कर रखा है कि भाई पहले तो यहाँ से ये टोकन उठाया, यूजर ने लॉगिन किया था ना, तो ये वाला टोकन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब टोकन को हेडर में देने के दो तरीके हैं यहाँ पोस्टमैन में। एक कि आप यहाँ से ये बियरर टोकन सेलेक्ट कर लो, ठीक है, और यहाँ पे दे दो, ऐसे करके अपना टोकन पेस्ट कर लो। अब ये यूजर एंड पॉइंट मैंने ऐसा बनाया है कि भाई अगर आपके पास यूजर या एडमिन दोनों में से कोई भी एक रोल है, तो आप इस यूजर एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकते हो। करा होगा, ये कह रहे हैं यूजर लॉग्ड इन, मतलब हाँ ये एंड पॉइंट एक्सेस कर रहा है, जो भी यूजर वो लॉग्ड इन है। अब उसी सेम टोकन से एक तरीका ये ऑथराइजेशन हेडर में डालने का हो गया। चलो एंड पॉइंट एक बनाया मैंने एडमिन, बट एडमिन एंड पॉइंट को मैंने ये कह रखा है कि अगर तुम्हारे पास एडमिन रोल है तभी तुम इस पर को एक्सेस कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, दूसरे तरह से एक बार वो हेडर देके देखते हैं। यहाँ पे ऑथराइजेशन बियरर स्पेस, बियरर और इसके बाद स्पेस, और ये हमारा टोकन मैंने दे दिया। बियरर और बियरर के बाद एक स्पेस दिख रहा होगा आपको, और उसके बाद मैंने अपना यूजर वाला टोकन यहाँ पे डाल दिया। एंड पॉइंट है एडमिन वाला, मैंने इसको कॉन्फ़िगर ऐसा किया कि सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर पाए, बट मैंने यूजर वाला टोकन इसमें दे दिया। क्या ये चलना चाहिए? नहीं, ये फॉरबिडन कह रहा है कि ये टोकन जो है, इसके अंदर जिस यूजर की इंफॉर्मेशन है, वो यूजर इस एंड पॉइंट को एक्सेस करने के काबिल नहीं। अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैंने एक एडमिन को भी साइन अप करवाया है, करवाया ना, उसको लॉग इन करवा देता हूँ। उसका नाम है एडमिन वन। अब देखता हूँ तो मुझे एडमिन पॉइंट कैसे एक्सेस करने से रोकते हैं। ये टोकन क्या है, मैंने एडमिन एंड पॉइंट पे मैंने यहाँ पे ये दे रखा है ना, इस टोकन को मैं रिप्लेस मार दूंगा, क्लिक किया पेस्ट, ठीक है, सेव, सेंड एडमिन लॉग। यानी कि एडमिन का टोकन मैंने जैसे ही देखा डाला, तो ये बात मान लिया। अब देखो इतनी सारी चीज़ें हम आप प्रोजेक्ट में बना के देखेंगे अपने। ये साइन इन साइन अप या रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट, इसका उसको मैं नाम दूंगा यूजर रजिस्ट्रेशन। इसमें साइन इन साइन अप और दो एंड पॉइंट्स करके देखेंगे। इसमें हम कुछ रोल्स देंगे अपने यूजर को, जो मैंने बताया 0 और 1, एडमिन और यूजर और एडमिन रोल्स, ऐसे करके। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नोट करने वाली, वो है कि इसमें टोकन जनरेट होता है लॉग इन करके। सबसे पहले साइन अप होता है कोई यूजर, ठीक है। साइन अप में ईमेल और पासवर्ड उसका डेटाबेस पे सेव हो जाता है, और पासवर्ड जो है वो एनकोडेड रहता है, ठीक है। पासवर्ड जो है वो एनकोडेड रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पासवर्ड एकदम प्लेन फॉर्म में रहेगा, पासवर्ड एनकोडेड रहता है। उसके बाद जो यूजर साइन अप हो गया, वो हमारे डेटाबेस में अगर आ गया है, तो आ गया तो फिर उसको लॉगिन करने की भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वो सही क्रेडेंशियल डाल रहा है, लॉगिन कर लो, लॉगिन करवा दिया उसको। बट अगर वो कोई लॉगिन के बाद कोई एंड पॉइंट एक्सेस कर रहा है, तो उसके लिए उसके पास ये जो लॉगिन के टाइम पे टोकन जनरेट हुआ है ना, ये टोकन होना चाहिए पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये टोकन एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, ये टोकन वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ अगर है, तो उसको वो एंड पॉइंट एक्सेस करने दो जिसका उसके पास रोल है, या जिसका उसके पास अथॉरिटी है। तो ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ये दोनों चीज़ें हैं, देखेंगे अपने प्रोजेक्ट। तो अब इसको एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करके देख लेते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग भी कर सकते हो। देखो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ करनी है, जावा, मेगन, स्प्रिंग इनिशियलाइजर पे आ जाओ और अपने यहाँ से एक प्रोजेक्ट बना लो। ये डिपेंडेंसीज रख लो, स्प्रिंग सिक्योरिटी इसमें मैंने ऐड किया है, जेपीए पोस्टग्रेस डेटाबेस है तो उसका ड्राइवर, आप जो भी डेटाबेस यूज़ करोगे उसका ड्राइवर रख लेना। स्प्रिंग वेब और लॉन्गडॉन, ठीक है। जावा 17 का यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ से जनरेट किया, और उसके बाद जहाँ पे भी डाउनलोड होगा वहाँ पे उस जिप को एक्सट्रैक्ट कर लेना, और अपने वर्क स्पेस की जो भी लोकेशन है वहाँ उसको एक्सट्रैक्ट करके रख लेना। उसके बाद आप ऐसे इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे अपने आईडी में ला सकते हो। कैसे करोगे, यहाँ पे जाओगे न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज, और उसके बाद यहाँ पर था प्रोजेक्ट या तो उसकी फॉर्म डॉट एक्सएमएल, कोई भी एक सेलेक्ट करके उसके कर दो।
कि मैं पहले ही कर चुका हूँ, तो अब आगे चलते हैं। अब होगा क्या कि पॉम डॉट एक्सएमएल में मैंने एक चेंज किया है। देखो, मैंने अभी के लिए सिक्योरिटी डिपेंडेंसी जो थी वो हटा दी है। क्यों? क्योंकि पहले मैं एक साइन अप एंड पॉइंट बनाऊंगा, और अगर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी डाल दूंगा तो वो सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी आते ही प्रोजेक्ट को वो सारे एंड पॉइंट्स को सिक्योर कर देगी, एक्सेस नहीं करने देगी अनटिल अनलेस आप कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करो या फिर प्रॉपर्टी फाइल में डिफाइन करो कि आपको अभी सिक्योरिटी नहीं चाहिए। तो अभी के लिए मैंने वो डिपेंडेंसी हटा दी है। ठीक है, तो सबसे पहले एक साइन अप बना लेते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया कि एक यूजर साइन अप कर रहा है यूजर वन नाम का और एडमिन वन नाम का। तो एक वो बनाता है। सबसे पहले कंट्रोलर यहाँ पे बना रखा है मैंने। ठीक है, हमारा एपीआई विवन ऑथ पे जब साइन अप पे कोई रिक्वेस्ट आएगी तो एक हमारे पास साइन अप रिक्वेस्ट नाम जिसमें ईमेल और पासवर्ड है, ये भी दिखा चुका हूँ, ईमेल और पासवर्ड आ रहा है। क्या करो, ऑथेंटिकेशन सर्विस को कॉल करो, ऑथेंटिकेशन सर्विस आईएमपीएल पे जाके साइन अप मेथड कॉल करो और उसमें ये ईमेल सेट कर दो और पासवर्ड सेट कर दो और रोल सेट कर दो। ईमेल पासवर्ड जो पोस्टमैन से मिला हमको, और ये रोल हम बैकएंड से सेट कर रहे हैं। ठीक है, रोल में दो चीजें हैं, यूजर और एडमिन, और इसका यूजर का ऑर्डिनल 0 है, तो डेटाबेस में जो मैं दिखा था कि 0 सेट हो रहा है यूजर के लिए वो यही है। और एडमिन का आप ऑर्डिनल देखो 1 है, तो डेटाबेस में इसका ऑर्डिनल सेट हो रहा है 1 है। ठीक है, जब ये चीज़ें सेट हो जाएंगी तो रिपॉजिटरी में जाके इसको सेव कर देना और रिपॉजिटरी देख लो। वही यूजर रिपॉजिटरी बनाई है, इसमें फाइंड बाय ईमेल मेथड है जो कि अभी फ्यूचर में हमारे काम आएगा। अभी के लिए इसको इग्नोर कर दो। ठीक है, अब अपनी एप्लीकेशन में एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि डेटाबेस कनेक्शन कैसे बनाया है। ये रहा मेरा पोस्टग्रेस डेटाबेस का यूआरएल। स्कीमा मैंने बताया था आपको कि एक बना रखा है रजिस्ट्रेशन नाम का, उसको यूजर नेम पासवर्ड मैंने कहा एसक्यूएल दिखा दो, और क्रिएट मोड पे रखा ताकि जो भी मेरी एंटिटी रहेगी वो डेटाबेस में क्रिएट हो जाए। चलो एंटिटी देख लेते हैं। एंटिटी है मेरे यूजर नाम, एकदम सिंपल सी एंटिटी है। ठीक है, इसको मैंने टेक यूजर नाम दे दिया क्योंकि यूजर नाम से पोस्टग्रेस में आपको बनाने नहीं देगा। ठीक है, यूजर नाम से आपको पोस्टग्रेस में टेबल बनाने नहीं देगा, तो या तो टेक यूजर या माई यूजर या कुछ भी अंडरस्कोर यूजर भी आप बना सकते हो। तो ऐसे बना कर रखिए। अब एक बार एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और नॉर्मल एक साइन अप करके देखते हैं। एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब चलते हैं यूजर साइन अप एंड पॉइंट पे। साइन अप रिक्वेस्ट पेज पे देख लेते हैं। अच्छा, डेटाबेस पे देखते हैं, हमारा टेबल बन जाना चाहिए। रिक्वेस्ट करके टेक यूजर नाम से हमारा टेबल बन गया है। एंड यूजर हमारा पुराना था जो मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में दिखाया, यहाँ पे टेक यूजर नाम से नया बना है। ठीक है, वापस चलते हैं, इस एंड पॉइंट पे हिट करते हैं। देखो, आईडी, ईमेल, पासवर्ड और रोल, ये चार चीजें हमारे पास आ गई और सब कुछ एकदम ओपन आया है। पासवर्ड भी एज इट इज प्लेन पासवर्ड है, कोई इनक्रिप्टेड नहीं। इसलिए अब हमें जरूरत पड़ेगी स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं अपने एप्लीकेशन पे है, और जो मैंने आपसे कहा था कि स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी डालने के बाद क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी डाल दी मैंने, और इसके साथ साथ ये JJWT एपीआई यानी जेसन वेब टोकन के लिए एक एपीआई, एक आईएमपीएल और एक जैक्सन, ये तीन डिपेंडेंसीज भी रिक्वायर्ड रहते हैं। तो ये तीनों डिपेंडेंसी डाल दो। ओवरऑल हमने 4 डिपेंडेंसीज ऐड कर लेते हैं प्रोजेक्ट में। ठीक, दोबारा से इसको रिस्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट हो गई है, कुछ भी नहीं किया, बस हमने ये स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी और JWT की ये तीन डिपेंडेंसीज डाली है। ठीक है, अब मैंने ये एक बार आपको चेक कराने के लिए किया है कि चलो वापस से हम ऐसा करते हैं, एक यूज़र 10 बनाते हैं और उसको साइन अप करवा के देखते हैं कि आप साइन अप करना है। देखो, अनऑथराइज आ गई क्योंकि सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी आ गई। अब या तो प्रॉपर्टीज फाइल में जाके डिफाइन करो कि हेलो भाई अभी सिक्योरिटी एनेबल नहीं रखनी है, डिसेबल कर दो इसको, या तो फिर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करो। अब वो जो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है वही हम करने जा रहे हैं। तो अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ जो हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी के लिए रिक्वायर्ड हो। तो सबसे पहले जो अब हमारा यूज़र रहेगा वो एक नॉर्मल यूज़र नहीं रह के यूज़र डिटेल्स नाम का यूज़र हो जाएगा। मीन्स कि यूज़र डिटेल्स टाइप का यूज़र हो जाएगा, इस क्लास को इम्प्लीमेंट कर लेगा। तो वो स्प्रिंग सिक्योरिटी समझ जाएगी कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा जो भी यूज़र है उसमें ये इम्प्लीमेंट कर लो ताकि मैं कुछ मेथड दे रही हूँ उसको भी आप अपने उसमें ओवरराइड कर लो।
और बता दो कि इस यूजर की ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है। प्लस यूजर के लिए एक सर्विस क्लास बनाएंगे जो कि स्प्रिंग सिक्योरिटी के टाइप की सर्विस क्लास होनी चाहिए। तो हमने जो अपनी आईएमपीएल बनाई उसमें यूजर सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस को इम्प्लीमेंट कर लिया। जब इम्प्लीमेंट किया तो सिंपल सा एक मेथड दे गई है, लोड यूजर बाय यूजर नेम। और इस मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी रिपॉजिटरी से एक यूजर उठा के लाएंगे और रिटर्न करा देंगे। और हमारा यूजर ऑलरेडी यूजर डिटेल्स टाइप का है, तो जब रिटर्न कराएंगे तो यूजर डिटेल्स टाइप का एक यूजर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये। चलो तो अपनी एप्लीकेशन में ये चेंजेस कर लेते हैं। आ गए हम लोग अपने यूजर टेबल पे। यूजर अभी तक देखो एकदम नॉर्मल यूजर है, ईमेल पासवर्ड ले रहे थे, रोल बैकएंड से सेट कर रहे हैं। अब हमने क्या किया कि इसमें यूजर डिटेल्स नाम की क्लास इंप्लीमेंट कर ली है। देखो ये कई सारे मेथड्स दे रही है जो हमें ओवरराइड करने पड़ेंगे। ठीक, और ओवरराइड करके मैंने इन मेथड्स को अभी के लिए कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज दे दी है। जैसे रोल्स में लिस्ट ऑफ रोल दे दिया, ठीक है, अथॉरिटीज में। यूजर नेम में हमने ईमेल को यूजर नेम माना है, तो अगर मैं यूजर नेम बोलूँ तो समझ जाना ईमेल की बात होगी। इस अकाउंट नॉन एक्सपायर्ड प्रूव कर दिया है कि हाँ अकाउंट एक्सपायर्ड नहीं है, अकाउंट लॉग नहीं है, अकाउंट क्रेडेंशियल्स भी एक्सपायर्ड नहीं है, और यूजर हमारा एनेबल्ड है। ये सारी चीजें प्रूव कर दी। जब एक्चुअल एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंटेशन करना तो उसमें कुछ लॉजिक लगा सकते हो कि भाई आपका क्रेडेंशियल जो है, सपोज 90 डेज से पासवर्ड नहीं चेंज हुआ है तो पासवर्ड एक्सपायर हो गया है। यहाँ पे सपोज 3 बार से 4 बार से ज़्यादा आप पासवर्ड डाल चुके हो तो अकाउंट लॉक हो गया है। आप अकाउंट एक्सपायर्ड, सपोज कोई एडमिन आपका चाहता है कि 90 या 120 डेज पे इस यूजर का अकाउंट एक्सपायर हो गया, वो लॉजिक लगा के आप प्रिपेयर कर सकते हो। उस बेसिस पे यूजर को लॉक कर देगा या उसका अकाउंट एक्सपायर कर देगा। ठीक है, एक चेंज ये हो गया। अब एक सर्विस आईएमपीएल क्लास जो आप लोग देख रहे हो, इसमें अभी तक कुछ भी नहीं था, ये हमारी वही यूजर सर्विस वाली बनेगी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखा यूजर डिटेल सर्विस वाली क्लास। तो इसको आप बना लेते हैं, एक सर्विस क्लास बनाई, हाइपर सर्विस क्रिएट कर दिया, यूजर सर्विस आईएमपीएल। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, यूजर डिटेल सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस किसकी है, स्प्रिंग सिक्योरिटी की क्लास है। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लोड यूजर बाय यूजर नेम, बस एक ही मेथड है इसका। हमने यूजर रिपोजिटरी को लिया और लोड यूजर बाय यूजर नेम मेथड को ओवरराइड कर दिया अपनी रिपोजिटरी से फाइंड बाय ईमेल कॉल में, और उसमें यूजर नेम डालिए जो हमारा ईमेल। अगर नहीं मिले तो यूजर नॉट फाउंड है। इतनी चीजें कर ली। अब वापस चलते हैं। देखो, ये करने के बाद आपको नेक्स्ट चीज की जरूरत पड़ेगी कि सिक्योरिटी कॉन्फ़िग अपनी सेट करो। मुझे स्प्रिंग सिक्योरिटी को बताओ कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए एप्लीकेशन की। सबसे पहले जो ये पासवर्ड देख रहे हो, ये ऐसे एकदम प्लेन फॉर्म में यहाँ पे आके सेव हो रहा है। ठीक है, हमने यूजर सेव किया, इसका पासवर्ड एकदम प्लेन फॉर्म में सेव हो रहा है। ये ऐसा नहीं सेव करो, मैंने पहले आपको दिखाया था एक एनकोडेड पासवर्ड सेव हो रहा है, तो उसके लिए हमने बीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर यूज किया। ये बता दिया एक बीन डिफाइन करके। ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन अभी बताया। एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बताया। जिस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर में हम ये बताएंगे कि हम यूजर सर्विस, यूजर डिटेल सर्विस कौन सी यूज कर रहे हैं, पासवर्ड एनकोडर कौन सा यूज कर रहे हैं। और ऑथेंटिकेशन मैनेजर बता दिया, जो कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर हमारा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर का यूज करके हमारे यूजर को ऑथेंटिकेट करने का काम करेगा। ठीक है, इतनी चीजें हमें स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में सेट करनी पड़ेगी। तो एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास बनाएंगे और उसमें ये सारी चीजें डाल देंगे। अब नेक्स्ट चीज है कि सिक्योरिटी फिल्टर चेंज है। तो जब नॉर्मल हमारी एप्लीकेशन पे किसी एंड पॉइंट पे हम हिट कर रहे थे, तो स्टार्टिंग में दिखाया कि जब मैंने एडमिन एंड पॉइंट पे हिट किया और यूजर के टोकन से हिट किया था, तो उसने उसको मना कर दिया। ऐसा क्यों, यानी कि वो उस एंड पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया, क्योंकि किसी भी एंड पॉइंट को हिट करने से पहले उसका फिल्टर काम करते हैं। फिल्टर में अगर वो देखता है टोकन वैलिड है, उस यूजर का रोल है, उसके पास वो सारे क्लेम्स हैं जो रिक्वायर्ड उस पॉइंट एंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तभी वो वहां तक जाने देगा। ये सारी चीजें हम फिल्टर में डिफाइन करते हैं। और उस फिल्टर की को हम अपने कॉन्फ़िगरेशन में डिफाइन करते हैं कि भाई ये मेरा फिल्टर है। तो क्योंकि इंटरनल भी कई सारे फिल्टर्स वर्क करते हैं, बट ये मेरा फिल्टर है, इसको आप मेरी रिक्वेस्ट से पहले रन करा देना। और हम ये भी बताते हैं कि कब रन कराना। ठीक है, तो चलते हैं अपने ये यूजर रजिस्ट्रेशन पे। और यहाँ कॉन्फ़िग में हम एक बनाते हैं, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग नाम का। देखो, सिक्योरिटी फिल्टर चेन, ये पासवर्ड एनकोडर, डिक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर ले लिया, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बता दिया,
और ऑथेंटिकेशन मैनेजर सेट कर दिया। अब ये जो कुछ इंपोर्ट्स बाकी हैं वो इंपोर्ट कर लेता हूँ। रोल को मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक, यहाँ पे मैंने यूजर सर्विस आईएमपीएल को इंपोर्ट कर लिया, जिसमें हमारा लोड यूजर का यूजर नेम वाला मेथड था। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि ये यहाँ पे फिल्टर चेन में क्या हो रहा है। सिक्योरिटी फिल्टर चेन में एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर मैंने बताया कि एक इसको चाहिए यूजर डिटेल सर्विस, एक पासवर्ड एनकोडर। ऑथेंटिकेशन मैनेजर हमारा कॉन्फ़िग में ऑथेंटिकेशन मैनेजर को सेट कर देगा। बाकी अब यहाँ पे एक ऑथेंटिकेशन फिल्टर आया। ये फिल्टर वही है जो अब हम बनाने जा रहे हैं। हम बताएंगे कि भाई आपको फिल्टर पे क्या क्या करना है। अच्छा, जब JWT के लिए हम काम करेंगे तो पहली चीज जो मैंने आपको दिखाई कि एक जब रिस्पॉन्स आता है तो उसमें मैंने दिखाया था कि टोकन और रिफ्रेश टोकन दो आते हैं। ठीक है, तो एक JWT वो एक JWT ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स नाम की यहाँ पे अपनी क्लास बनाए थे। ये DTO में ही बना लेते हैं ताकि मेरा रिस्पॉन्स किस तरह का आएगा, एक टोकन आएगा, एक रिफ्रेश टोकन आएगा। हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं। ठीक है, ये JWT ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स नाम की एक क्लास बना ली। अब जो टोकन बनेगा वो किस रिक्वेस्ट पे बना था, लॉगिन रिक्वेस्ट पे बना था। तो एक लॉगिन रिक्वेस्ट बना लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, और ये जो लॉगिन मेथड है, अब बस इस लॉगिन मेथड का सारा खेल है। ठीक है, इस लॉगिन मेथड का ही अब सारा खेल। तो अब हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने सर्विस क्लास में। अब एक लॉगिन मेथड बनाने जा रहा है और जो पासवर्ड एनकोडर हमने लिया था, पहले तो करेंगे क्या कि उस पासवर्ड एनकोडर से कह देंगे कि भाई अब जो हमारा पासवर्ड सेव करना वो एनकोड करके सेव करना। तो देखो मैंने पासवर्ड एनकोडर ले लिया, उससे कह दिया कि जो भी पासवर्ड आएगा उसको एनकोड करके सेव करना। भाई ऐसे खुलेआम मत सेव किया करो। ऑथेंटिकेशन मैनेजर रख लिया ताकि जो ऑथेंटिकेशन का काम है वो मैनेजर के पास सारी कॉन्फ़िग पड़ी हुई ये देख लें। अब हम एक JWT सर्विस IMPL बनाएंगे। तो देखते हैं JWT सर्विस IMPL क्या है। ठीक है, ये सर्विस IMPL हमको अपनी बनानी पड़ेगी, एक सर्विस क्लास, जिसमें पहला काम करेंगे जनरेट टोकन मेथड बनेंगे और रिफ्रेश टोकन, जो कि हमें टोकन दो वहाँ पे आपने स्क्रीन में देखे तो वो जनरेट करके देगा। ठीक है, इसमें यूजर डिटेल्स भेज देंगे। रिफ्रेश टोकन भी सेम वही काम करेगा, बस इसमें होता क्या है कि अगर आपका टोकन एक्सपायर कर रहा हो तो इस मेथड को कॉल करके नया टोकन जनरेट कर लो, या फिर कुछ नए क्लेम्स डालने हो अपने एग्जिस्टिंग टोकन में तो वो डाल के दोबारा से उसको कॉल कर लो। एक्सट्रैक्ट क्लेम मतलब जो सब्जेक्ट है, जो हमारा यूजर नेम है और जो डिटेल्स है उसकी वो निकाल के लाओ। ये भी मेथड इसी का ही हेल्पिंग मेथड है, एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम वाला। अब चलते हैं एक्सट्रैक्ट यूजर में। ये हमको टोकन देंगे जो JWT टोकन मैंने दिखाया था। ठीक है, वो टोकन देंगे तो ये उसमें से पार्सर JWT का पार्सर यूज करके उस टोकन को पार्स करेगा और इसमें से यूजर नेम निकाल के दे देगा, जैसे user1@gmail.com। एक साइन इन की यूज करेंगे, एक बेस 64 एनकोडेड की होती है, से ही हम लोग अपने डिटेल्स को एनकोड करेंगे और जब आप दोबारा रिक्वेस्ट करोगे तो उसी की से डिकोड करेंगे। ये हमारे एप्लीकेशन एंड पे रहेंगी, सर्वर एंड पे रहेंगी। टोकन वैलिड है कि नहीं है, टोकन एक्सपायर्ड है कि नहीं, ये दो मेथड और रहेंगे। तो ये JWT सर्विस IMPL जो है ये हमें बनानी पड़ती है। ठीक है, ये कहीं स्प्रिंग सिक्योरिटी से नहीं बनती है। तो चलते हैं एक ये JWT सर्विस IMPL जो लिस्टिंग है वो बना लेते हैं अपनी सर्विस पैकेज में। ठीक है, तो मेरे पास बनी हुई थी तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो जनरेट टोकन क्या करेगा, JWTs जो मैंने डिपेंडेंसी डाली थी उसका यूज करके सब्जेक्ट में हमारा यूजर नेम, इशूड मतलब किस टाइम टोकन बना, एक्सपायरेशन मतलब चलो आधे घंटे बाद एक्सपायर हो जाता, साइन विथ एक की बना दो। की ये देखो एक पेज 64 एनकोडेड स्ट्रिंग कोई सी भी आप ले सकते हो। ये मैंने 64 कैरेक्टर के लिए रखी है। आप कोई भी ले सकते हो अपनी जगह पे, इसको रैंडम स्ट्रिंग ले सकते हो और उसको एक बाइट एरे रिटर्न करेगा। ये साइन इन ये गेट साइन की मिल जाएगी, जिससे हमारा HS256 एल्गोरिथम लगा के हमारे डेटा को एनकोड कर देगा। ठीक है, अब इतनी चीजें करेगा ये जनरेट टोकन मेथड, और सेम जनरेट रिफ्रेश टोकन भी करेगा। बस रिफ्रेश टोकन इफ क्लेम्स एक्स्ट्रा क्लेम्स ऐड हो जाता है कि मान लो जब दोबारा से रिफ्रेश कर रहे टोकन और कुछ नया क्लेम डालना है तो
कुछ नए सपोज रोल्स डालूं तो वो कर सकते हो। ठीक है, अब रिफ्रेश टोकन को मैंने एक्सपायर करने को बोल दिया 1 घंटे में। ये तो मेथड हमारे बन गए। अब चलते हैं वापस से हमारे सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में क्या मिसिंग था, JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर। अब हम एक फिल्टर बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर चुके हैं, हमारा फिल्टर ही बनना बाकी है। तो चलो कॉन्फ़िग में एक फिल्टर बना लेते हैं, JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर। इसको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक IMPL जो यूज़र सर्विस वाली IMPL वो डाल दिया, और एक जो अभी JWT सर्विस IMPL बनाई वो डाल दिया। अब देखो ये फिल्टर क्या करेगा, किसी भी रिक्वेस्ट के पहले उसका हेडर उठाएगा जो मैंने दिखाया था। ठीक है, उस हेडर में चेक करेगा कि बीआरएन नाम का कुछ है कि नहीं है। अगर ऐसा है ही नहीं, भाई ऑथराइजेशन हेडर ही खाली है तुम्हारा, या फिर बीआरएन नाम का कुछ है ही नहीं, तो ये लोग क्या कहेगा, आगे जाओ, मेरे इस फिल्टर में तुम्हारा कोई काम नहीं है इस रिक्वेस्ट का, तुम आगे जो भी फिल्टर बाय डिफॉल्ट है या कोई और फिल्टर है उसके काम करो। तो फिल्टर चेंज डॉट डू फिल्टर करके रिटर्न हो जाएगी, यही से मेथड खत्म हो जाएगा। बट अगर ऐसा है कि तुम्हारे पास कुछ बीआरएन नाम का है, तो 7 इंडेक्स तक उसको ट्रिम करो, यानी बीएरर देखो 6 कैरेक्टर का ये है और एक स्पेस है उसके बाद। ठीक है, ये ट्रिम करो और निकाल दो जो भी टोकन है वो इस स्ट्रिंग में, तो JWT जाके निकाल दो। अब उस टोकन से मैंने आपसे क्या कहा था कि देखो JWT सर्विस वाली क्लास में एक्सट्रैक्ट यूजर नेम बनाया, जिसमें मैं टोकन भेजूंगा तो वो मुझे यूजर नेम निकाल के देगा। एक्सट्रैक्ट क्लेम किया तो सारे क्लेम्स यहाँ पे निकाल के लिया, और ये एक्सट्रैक्ट ऑल क्लेम भी इसी का ही एक मेथड है। ठीक है, तो यहाँ से हमको मिल गया यूजर नेम। हाँ, अब ये क्या कह रहा है कि चेक करो कि यूजर नेम जो यूजर ईमेल जो है उसकी कुछ लेंथ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई लेंथ नहीं, मीन्स की है ही नहीं, कोई यूजर नेम मिला ही नहीं यहाँ से। अगर ऐसा है, या फिर और जो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर है वो नल है, मतलब पहले से ही सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर क्या है, जो कि चेक करता रहता है कि भाई पहले से कोई टोकन कॉन्टेक्स्ट पे सेव है कि नहीं है। अगर नहीं है तो, और यूजर ईमेल की कुछ लेंथ है तो आगे जाओ और यूजर डिटेल निकाल लाओ। कहाँ से निकाल लाओ, लोड यूजर बाय यूजर नेम वाले मेथड से जो हमने यहाँ पे बना रखा है। ठीक है, इस वाले मेथड से यूजर डिटेल निकाल लाओ। उस यूजर डिटेल को इस वैलिड JWT इस वैलिड टोकन से यहाँ से मैंने चेक कर लिया, एक्सट्रैक्ट यूजर नेम से यूजर नेम निकला। अब जो यूजर नेम डेटाबेस से निकला और जो टोकन से निकला वो मैच कर रहा है, तो फिर हमारा यूजर वैलिड है। ठीक है, अब आगे तो देखो ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर जो था अभी चेक किया था, इसमें ही ये सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट हम एक एम्प्टी बनाएंगे, और अब क्या करेंगे, एक ऑथेंटिकेशन टोकन बनाया, यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन, अपनी यूजर डिटेल उसमें डाल दी और उसकी अथॉरिटीज डाल दी। ठीक है, उसकी अथॉरिटीज जो मैंने आपको दिखाया यूजर टेबल में, गेट अथॉरिटीज यानी कि उसके रोल्स उसमें डाल दी। ठीक है, इतना काम करने के बाद टोकन डॉट सेट डिटेल, मतलब इसका एक टोकन बनाया, उसमें ये डिटेल्स डाल दी, बिल्ड रिक्वेस्ट। ठीक है, और अब इसको सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में सेट कर दिया, और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट फोल्डर को बता दिया कि अब एक ये नया सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट है, ये तुम पे मैंने सेट कर दिया, ताकि जब दोबारा रिक्वेस्ट आएगी तो ये नल नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फिर अब नल नहीं मिलेगा क्योंकि एक सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे पहले से सेट हो चुका है। बस इतना करने के बाद ये आगे फिल्टर चेन में उसको भेज देगा कि जो भी काम आपका बचा हुआ है आप चाहो वो करो। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब हम चलते हैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िग पे। सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में मैं आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ कि क्या कर रहे हैं हम। देखो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर बता दिया, ऑथेंटिकेशन मैनेजर बता दिया, पासवर्ड एनकोडर कुछ नहीं है, जो पासवर्ड एनकोडर हमने पासवर्ड को एनकोड करने के लिए यूज़ किया है उसका नाम है वीक्रिप्ट पासवर्ड एनकोडर। उसको बीन बना के स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में सेट कर दिया। अब आते हैं सिक्योरिटी फिल्टर चेन में। तो मैंने कहा कि भाई जो भी हमारी रिक्वेस्ट आएगी उसके पहले उस रिक्वेस्ट को उठाना, CSRF डिसेबल यानी क्रॉस साइट फॉर रिक्वेस्ट फोर्जरी को डिसेबल कर दो, ताकि वैसे भी हम लोग पोस्टमैन से रिक्वेस्ट करेंगे तो इसका इशू नहीं आएगा। और जितनी भी रिक्वेस्ट है अगर वो ऑथ टाइप के एंड पॉइंट पे आएंगी तो उसको परमिट कर दो। क्यों परमिट कर दो, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा जिस रिक्वेस्ट पे मैं टोकन जनरेट कर रहा हूँ उसके पहले मैं ये फिल्टर नहीं चलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ भाई एटलीस्ट फिल्टर से सॉरी मेरे इस एंड पॉइंट से टोकन जनरेट हो जाए, फिर बाकी की चीज़ें फिल्टर करूँ। अब जब ये
जनरेट कर लेना, तो बाकी एडमिन नाम के अगर किसी एपीआई वी1 एडमिन नाम के किसी एंड पॉइंट और उसके आगे कुछ आए, तो उसके पास एडमिन रोल हो ऐसे बंदे को ही अंदर जाने देना। तो अथॉरिटीज चेक करेगा उसकी, एडमिन अगर अथॉरिटी मिल गई उसके टोकन में तो आगे जाने देगा। ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था कि यूजर वाला टोकन डाला था और एडमिन वाला एंड पॉइंट एक्सेस किया था तो नहीं जाने को मिला था। क्यों? क्योंकि उसके पास यूजर का अथॉरिटी थी, एडमिन की अथॉरिटी नहीं। सिमिलरली जब यूजर एंड पॉइंट एक्सेस करेगा कोई, तो उसके पास या तो यूजर या तो एडमिन में से कोई भी एक रोल हो तो उसे एक्सेस करने देना, अदरवाइज मत करने देना। ऐसी किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कर दो। सेशन मैनेजमेंट पॉलिसी मैंने स्टेटलेस इसलिए यहाँ पे डिफाइन कर रखी है क्योंकि हमारी रेस्ट एपीआई जो रखी है स्टेटलेस सेशन मैनेजमेंट पॉलिसी को फॉलो करती है। अब आगे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर भी मांग रहा है, तो ये जो नीचे पे मैंने बनाया ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, ये मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको कौन सा ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर चाहिए। ऐड फिल्टर बिफोर, यहाँ पे आ गई हमारी फिल्टर की कहानी। ये जो इतना लंबा हमने फिल्टर लिखा था, ठीक है, जिसमें टू फिल्टर इंटरनल मेथड था, ठीक है, वो हमें अब अपने स्प्रिंग को बताना पड़ेगा कि भाई जब आप यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन फिल्टर क्लास रन करोगे, उसके पहले मेरा ये फिल्टर रन कर देना, तब यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन करना। ठीक है, ताकि मेरा यूजर पहले ये बता देगा कि ऑथेंटिक है कि नहीं। इतनी चीजें हो गई, आपका स्प्रिंग ये सिक्योरिटी कॉन्फ़िग सेट हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, लॉगिन मेथड बनाना है आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने सर्विस आईपीएल पे, और मैंने लॉगिन मेथड पहले से बना रखा है, तो मैं लॉगिन मेथड को ये JWT रिस्पॉन्स, जिसमें सिर्फ हम चले रहते हैं टोकन और रिफ्रेश टोकन। ऑथेंटिकेशन मैनेजर से कहाँ से ऑथेंटिकेट करो, ईमेल और पासवर्ड के बेसिस पे, क्योंकि ऑथेंटिकेशन मैनेजर हमने सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में डिफाइन किया था। ये क्यों हो रहा है, तो साइन इन मेथड पे गए, रिक्वेस्ट है यूजर नेम पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन मैनेजर से कहाँ से ऑथेंटिकेट करो। उसके बाद जो यूजर नेम पासवर्ड से जो यूजर निकलेगा उसको यूजर नाम के वेरिएबल में रखें। उसके बाद JWT से लॉगिन रिक्वेस्ट हमने सेटिंग करी है, फिर जनरेट टोकन मेथड कॉल करो, ये होगा, उसको यूजर डिटेल भेज दो जो हमने अभी निकाली, और उससे कह दो कि टोकन जनरेट कर लो। जनरेट कर लो, JWT में रख लिया। सेम वही काम करो, यूजर अब बस एक हैश टैग खाली भेजे, क्योंकि हमें अभी कोई एक्स्ट्रा क्लेम्स नहीं भेजना। जब एक्स्ट्रा क्लेम्स भेजना होगा तो यहाँ पे की वैल्यू फिगर्स को उसको भेज, और यही यूजर वापस से रिफ्रेश टोकन एक इसके लिए जनरेट करना, वो भी जनरेट कर दिया जो आपको स्टार्टिंग में दिखाई, टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों जनरेट होता है लॉगिन रिक्वेस्ट में। बस अब क्या करो, रिस्पॉन्स में दोनों को सेट कर दो, टोकन को भी, रिफ्रेश टोकन को भी, और रिस्पॉन्स सेंड कर दो। इतनी चीजें हो गई। अब एक बार अपने इसको रिस्टार्ट करते हैं, तो अब हमारी एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो रही है, एक बार रिस्टार्ट हो गई है। एक बार लॉगिन रिक्वेस्ट को चला के देख लेते हैं। हमारा एक यूजर ये बना हुआ है, डेटाबेस चेक करते हैं। नहीं, अभी ये पुराना ही यूजर यहाँ पे है, तो एक काम करते हैं, पहले यूजर को साइन अप करवाते हैं। इसका नाम यूजर टेल नहीं हुआ है, इसका नाम टेल ले लेते हैं। देखो अब ये आईडी ईमेल पासवर्ड सारी चीजें सेंड करने लगा, अथॉरिटीज इसमें यूजर नाम से सेट कर दी। अब इसको बंदे को मैं लॉग इन करवाता हूँ। इसका नाम है यूजर टेल। अब डेटाबेस में कैसा आ रहा है, एनकोडेड आ रहा है। सिर्फ पासवर्ड एनकोडर हमने यूज किया, उसके थ्रू पासवर्ड एनकोड हो जाए। अब लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, पुरानी रिक्वेस्ट टेल दिया, पासवर्ड दिया, फिर दिया हमारा endpoint, हमारा एंड है लॉगिन। लॉगिन, ठीक है। ये जेसन जो हमने
ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स क्लास भी थी, टोकन और रिफ्रेश टोकन, जिसको अभी देखो सेट भी किया आपके सामने, टोकन और रिफ्रेश टोकन। तो यहाँ से आके ये सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट करके इसके लिए टोकन जनरेट करते हैं। अब एक काम करते हैं, एक यूज़र और एक एडमिन, ये दो एंड पॉइंट भी हमको बनाने हैं, ठीक है। तो इनके लिए एक कंट्रोलर बना लेते हैं, और सिंपल सा कंट्रोलर रहेगा, ठीक। और उसके बाद चेक कर लेते हैं कि ये कैसे काम डिटेल्स पे आए। तो क्लासेस बना रखी है तो पेस्ट कर दिया, एक एडमिन कंट्रोलर, एक यूजर कंट्रोलर। एडमिन कंट्रोलर में क्या है, एडमिन एंड पॉइंट पे अगर कोई आए तो ऐसे बंदे को एडमिन लॉग्ड इन बता देना। अगर यूजर कंट्रोलर पे कोई आए तो ऐसे बंदे को ऐसे बंदे को यूजर लॉग्ड इन बता देना। बट यह सब बोल नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि इसके पहले लगा हुआ है सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, जिसने कहा है कि ऐसे किसी एंड पॉइंट के पहले उसके रोल चेक करो, ठीक है, और ये फिल्टर का काम करो। चलो ठीक है, और यानी कि ऐसी किसी भी एंड पॉइंट पे हिट आने से पहले ये ऑथेंटिकेट होगी रिक्वेस्ट, और ऑथेंटिकेट किससे होगी, फिल्टर से होगी। और क्या चीज चेक होगा, उसके रोल्स चेक होंगे, ठीक है। फिल्टर क्या चेक करेगा, टोकन वैलिड है कि नहीं है, एक्सपायर्ड है कि नहीं है, और यूजर वैलिड है, नॉन लॉग्ड है, ये वो एक्सेप्टेड, सारी चीजें चेक करने के बाद उसके रोल्स चेक करके तब उसको भेजना है, ठीक है। एक चीज और करते हैं, एक एडमिन नाम का यूजर बनाना है हमको। तो ऐसे जैसे ये साइन अप किया था वैसे ही एक रिक्वेस्ट सेम टू सेम ऐसे डुप्लीकेट कर लो, और उसको नाम दे दो एडमिन साइन अप, ठीक है। और सब सेम बस मेथड बना दो एडमिन, इसे पहले क्रिएट कर दो, इस मेथड यहाँ पे क्रिएट किया, करना कुछ नहीं है। ये जो मेथड है इसको कॉपी करो और सेम टू सेम ये मेथड पेस्ट कर दो। एक चीज बदलना, क्या? हाँ, इस करके एडमिन कर दो, बस करना, और कुछ नहीं करना। इस मेथड का नाम एडमिन साइन अप, तो एडमिन बन गया, ये एंड सारी चीज़ें बन गई। चलते हैं अपनी एप्लीकेशन को फिर से रिस्टार्ट कर लेते हैं। अभी हमारे पास एडमिन नाम का कोई यूज़र लिख रहा है, देखो 0 0 दोनों में आ रहा है, ये दोनों यूज़र रोल्स वाले अकॉर्डिंग है। तो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, चलते हैं अपने एक एडमिन यूज़र बनाते हैं। एडमिन एंड पॉइंट मैंने बना रखा है, इसमें एडमिन बनाते हैं, न्यू एडमिन नाम से बना देते हैं, न्यू एडमिन करके। एक यूज़र बन गया न्यू एडमिन नाम से, डेटाबेस में भी दिखा दूँ, यकीन नहीं हो रहा है तो ऑर्डिनल इसका काम सेट हो गया। अंदर अच्छा है, आप तो एक काम करो, लॉगिन करा दो, ठीक है, लॉगिन करा देते हैं। तुम्हारा एक यूज़र 10 नाम का यूज़र है, इसको लॉगिन करा पहले, ठीक है, करके लगे इसका टोकन उठाओ पहले, खा लो यूज़र एंड पॉइंट एक्सेस करके दिखाओ पहले, ये डाल दिया टोकन, सेंड कर दी, यूज़र लॉगिन हो गया। अगर इस टोकन में कुछ भी आगे पीछे में लिख दूँ ऐसे 1 2 3 4 और सेंड करूँ, ये समझ जाएगा कि फर्जी बड़ा हुआ है, यहाँ से नहीं जाने देगा आगे, तो ये चला गया। अब यही टोकन अगर मैं एडमिन पे डालूँ तो दूसरे तरीके से यहाँ पे डाला, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे इस वजह से डाले इसके लिए हो रहा है, चलो यहाँ पे डाल दिया। अब वही बोल रहा है, हेडर पे जाते हैं, ये डाला, सेंड कर दिया, अब ठीक है, कैसे जाएगा, मानेगा कैसे देगा? ये ऐसे मानेगा कि भैया अगर आप यहाँ पे न्यू एडमिन नाम के बंदे से लॉगिन करके मुझे टोकन दे दो तो मानेंगे तुम्हारी बात। आगे अब जावा एग्रीमेंट
एडमिन लॉगिन होगा, मैं विश्वास यहाँ से यहाँ से करके दिखाता हूँ। आप ठीक हो गया कि यूजर एंड पॉइंट पे भी मैंने देखो बोल रखा था ना, यूजर एंड पॉइंट भी उसको एक्सेस कर लेना, वो बड़ा आदमी है, एडमिन है वो, सिक्योरिटी कंफिग पे गए, मैंने कहा यूजर एंड पॉइंट पे भी अगर एडमिन आता है तो उसको लॉगिन करने देना, क्योंकि भाई वो एडमिन है। यूजर एंड पॉइंट पे गए, एडमिन का टोकन लेना, ठीक है भाई। तो ऐसे हम JWT ऑथेंटिकेशन का काम करते हैं। एक चीज़ आप देख रहे हो कि इसमें बार बार रिपीट हो रही है ना, तो वो भी बता देता हूँ, रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन क्यों दे रहे हो मुझे, मुझे क्या जरूरत है इसकी? चलो ठीक है, आप 20-25 मिनट, मैंने कहा आधे घंटे, मेरा तो इस टोकन की एक्सपायरी आधे घंटे है, तो मैंने क्या किया, 28वें मिनट पे एक मान लो आधे घंटे काम करने के बाद जैसे 31 मिनट हुआ, मैंने कोई पेज अपना नया चेंज किया, यूजर पेज पे गया या एडमिन पेज पे गया, अब एकदम से वो मेरे से कह रहा है कि लॉग इन अगेन। क्यों भाई, मैं तो काम कर रहा हूँ ना, तो मेरा सेशन तो एक्टिव, तो वो एक्टिव रखने के लिए क्या करो, ये जो लॉग इन के टाइम पे रिफ्रेश टोकन मिला है ना, इस टोकन से एक नया टोकन जनरेट करके अपने हेडर पे फटाक से सेट कर दो। इसमें चीज जो हम मैनुअल करें ना, ये एक्चुअल एप्लीकेशन में मीन्स बैकएंड पे लॉजिक लिखा रहता है, ऑटोमेटिकली उसको सेट कर देता है, ठीक है। तो एक रिफ्रेश टोकन की भी रिक्वेस्ट बना लेते हैं, आपको दिखा देता हूँ। रिफ्रेश टोकन की रिक्वेस्ट हम बनाएंगे अपने ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर में, ठीक है। फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर पे चलते हैं और एक रिफ्रेश टोकन की रिक्वेस्ट बनाते हैं। अब ये कह रहा है कि एक रिफ्रेश टोकन टाइप का कुछ मुझे वो भी तो दो, कि भाई मैं नया टोकन जनरेट करके दूँ। तो जब रिफ्रेश टोकन पे हिट करेंगे तो सिर्फ एक टोकन जनरेट हो जाएगा, जिस टोकन को हम आगे एप्लीकेशन में लेके जाएंगे, तो उसका एक मॉडल बना लिया। वापस से आगे आ जाए, इसको इंपोर्ट करो, ठीक है। अब ये होने के बाद हम वापस अपनी एप्लीकेशन एप्लीकेशन सर्विस पे आ गए। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश टोकन वाला लॉजिक लिख देंगे और उसके बाद हमारा रिफ्रेश टोकन जनरेट होने लगेगा। तो मेरे पास है लॉजिक लिखा हुआ, मैं देखता हूँ, आप लोग वेट करें ना, और कोड की टेंशन मत लो, बस साथ के साथ करते चलो, या तो रिपॉजिटरी इंपोर्ट कर लिया करो, और जैसे जैसे मैं बताऊँ बस एक बार वीडियो देखने के बाद अपना कोड रन करके देख लिया करो, वैसे ही काम करेगा, ठीक है। मैंने कहा कि रिफ्रेश टोकन जनरेट कर देना, इसके लिए तुम्हारे पास एक रिफ्रेश टोकन नाम की रिक्वेस्ट आएगी, यानी कि एक टोकन आएगा, ठीक है। जब ऐसा टोकन आएगा तुम्हारे पास, तो उससे क्या करना, यूजर नेम निकालना, उससे ईमेल निकालना, और चेक करना कि जो टोकन है वो वैलिड है कि नहीं है उस यूजर के लिए। अगर वैलिड है तो जनरेट टोकन वाला मेथड फिर से कॉल कर देना, और जो टोकन अब नया तुम्हारा जनरेट हुआ ना, उसको JWT ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स को सेट करके वापस भेज देना, ठीक है। देखो, तो जनरेट टोकन और रिफ्रेश टोकन में दोनों में सेम ही काम करते हैं, ठीक है। लॉगिन के टाइम भी हमने यही किया था, और यहाँ पे भी हम यही काम करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें ऑलरेडी टोकन हम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोकन नया नया जनरेट करते हैं। तो मैं एप्लीकेशन को रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो गई है। हाँ, तो चलते हैं यहाँ पे, और रिक्वेस्ट टोकन की एक रिक्वेस्ट बना रखी है, तो जो टोकन मुझे यहाँ से मिला है, रिफ्रेश टोकन मैंने कॉपी किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट में डाल दिया, ये भी रिक्वेस्ट है रिफ्रेश टाइप की, और क्या भी रिफ्रेश ऐसी कोई रिक्वेस्ट जाए तो मुझे एक टोकन रिटर्न कर देना, टोकन रिटर्न कर दिया उसने, और एक नया रिफ्रेश टोकन। तो हमारे एक रिफ्रेश टोकन से हमें वापस से एक टोकन और रिफ्रेश टोकन मिल जाएगा। अब आपको डिटेल्स चेक करनी है तो एक काम कर सकते हो, इस साइट jwt.io, इस पे जाओ, और यहाँ से अपना सपोज ये टोकन कॉपी कर लिया मैंने, अब जो क्लेम्स और ये सारी चीज़ें हैं, ये सब एनकोडेड है, दिख नहीं रही है, बट अगर आप यहाँ पे आ जाओगे और इसमें आप एनकोडेड वाले में
लोड डाला है उसका। तो ये देखो यहाँ पे ये डिटेल दिखा रहा है ना, तो ये पहले से भी लोड करके आपको बताएगा कि ये JWT की डिटेल्स कैसे कैसे उसका हेडर और पेलोड में क्या है, क्या क्या चीज़ें यूज हुई है। तो यहाँ पे अपने टोकन को मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखो इसने बता दिया कि HS256 एल्गोरिथम से इसको एनकोड किया गया है, ठीक है। और न्यू एडमिन नाम का ये बंदा था, तो उसको इतना भी पता है। अब ये यहाँ पे पढ़ो, इस साइड में जो होवर हो क्या है, उसमें क्या लिख रहा है, May 1, 2024 16:52 को ये टोकन बना है, और एक्सपायर कब होगा, May 1, 2024 17:22 को ये एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। देखो 16:52 और 17:22, यानी कि आधे घंटे में एक्सपायर हो जाएगा जो मैंने टाइम दिया था। अब एक काम करो, जहाँ से ये रिफ्रेश टोकन था तो यहाँ पे वापस से डालो और उससे सेंड कर दो। अब ये जो बना इसको उठाओ, ठीक? ये वाला तो आपको याद ही, कितना 16:52 पे बना था और आधे घंटे बाद एक्सपायर हो गया था। अबे नया वाला चेक कर लेते हैं, नया वाला डाला 16:53 पे बना, यानी कि 23 पे एक्सपायर हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे JWT टोकन में ऑलरेडी डिफाइन रहती है। तो गाइस ये था JWT ऑथेंटिकेशन थ्रू आउट, मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही आप एंड पॉइंट्स को ऑथराइज और ऑथेंटिकेट कर सकते हो, इसके साथ खेल सकते हो। ये सारा कोड मैं गिटहब रिपोजिटरी पे डाल दूंगा, तो वहां से जस्ट आप क्लोन करना प्रोजेक्ट को और रन कर लेना, एज इट इज रन हो जाएगा। पोस्टग्रेस डेटाबेस अब मैं यूज कर रहा हूँ, अगर कोई और डेटाबेस यूज करना है तो बस उसका ड्राइवर और अपने प्रॉपर्टी फाइल में उसका URL यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर लेना। तो गाइस थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट्स में अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, और किसी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।